नमस्कार दोस्तों, आज हम संघीय कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 में निहित है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बताया गया है। इसमें संघीय कार्यपालिका जो है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का प्रावधान है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस टाइप से आता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और यह जो पद है राष्ट्रपति का, ये सम्मानजनक, गरिमामयी, महत्वपूर्ण पद है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 53 जो है इसमें संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है। संघीय कार्यपालिका जो है ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। और कार्यपालिक शक्तियां जो है इसमें, कार्यपालिक शक्तियां जो है इसमें राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां कर सकता है और इसके बारे में देखिए। तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर, उनके विचार विमर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करते हैं। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा भारत के राजदूत एवं राजनयिकों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, ये जितने भी जो मोर्चे हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 54 जो है आर्टिकल 54, इसमें चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करी है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पहले ये समझिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, और एक निर्वाचक मंडल इनका चुनाव कराती है। तो देखिए जैसे हमारा सरपंच हुए, जनपद हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, इन सभी के जो चुनाव है ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी कि जनता वोट देती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कि इनके चुनाव में कौन वोट देते हैं? तो आपके इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, यानी कि देखिए संसद किन से मिलकर बनी होती है? आपको पता है संसद में जैसे राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है कि संसद के दोनों सदन कौन से हुए? लोकसभा और राज्यसभा। इनके निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, दोनों के निर्वाचित सदस्य भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका चुनाव प्रक्रिया हुई। इसके बाद आता है अनुच्छेद 56 कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो राष्ट्रपति ऐसे हैं कि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, यानी कि इनका कार्यकाल पूरा नहीं कर चुके। ठीक है, तो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन इसको ऐसे याद रखिए कि जिस तिथि से, जिस तारीख से ये पद ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, उसी तिथि से अगले तिथि तक, यानी कि 5 वर्ष इनके पूरे होने चाहिए। लेकिन इनका पद रिक्त हो सकता है कब? कि जब ये कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है या खुद स्वयं त्यागपत्र दे दे या महाभियोग की प्रक्रिया लागू करके इनको पद से हटा सकते हैं। तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं और 6 महीने के अंदर वापस चुनाव कराना जरूरी, अनिवार्य है।
ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि 5 वर्ष का है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। फिर आइए योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में लिखा है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, और चौथा पॉइंट, किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए इसको समझिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। चौथा पॉइंट है, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी शासकीय कर्मचारी या कोई गवर्नमेंट नौकरी में ना हो, ठीक है। तो ये इनकी योग्यताएं के बारे में हमने बात करी। चौथा है, अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण के बारे में लिखा है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति जी को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर ना पद पर हो, उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अब इसको समझिए, देखिए महाभियोग क्या है। सभी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 74 इसमें मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, यानी कि अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद के बारे में लिखा है कि मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श देना और सहयोग प्रदान करना, और इन्हीं के द्वारा मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल देखिए क्या है। राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का उनको पावर है। और जैसे कोई युद्ध की स्थिति बनती हो या बाह्य आक्रमण होता है, किसी अन्य देशों के द्वारा भारत की सीमा पर या भारत पर आक्रमण किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगला देखिए अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति जी को सूचना देते हैं कि हमारे राज्य के अंदर विधानसभा सही से कार्य नहीं कर रही है, विधानसभा भंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय संकट के बारे में बताया गया है। तो वित्तीय संकट यानी कि भारत की साख या वित्तीय गड़बड़ा गई हो, घाटे में चले गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो ये यहां से क्वेश्चन आते हैं तीनों से कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में लगाया जाता है। पहले तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं, आपको अभी हमने समझाया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में संवैधानिक तंत्र
में आपातकाल और वित्तीय संकट का आपातकाल। तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। 356 में क्या होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता हो तो आपातकाल लागू कर सकते हैं। और 360 में वित्तीय संकट के दौरान भी राष्ट्रपति जी आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखिए, अगला देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन सी शक्तियों का पावर रहता है, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियां, राष्ट्रपति को वीटो निषेधाधिकार की शक्तियां, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ऐसे ये तमाम शक्तियां राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। ठीक है, समाधान की याचना की शक्तियां। तो कार्यपालिक शक्तियां जो है इसमें क्या क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया था, फिर से हम देख लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति इसमें देखिए प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के कहने पर, उनकी सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्तियां की जाती है। इसके अलावा अपने भारत के राजदूत और राजनयिकों की नियुक्तियां की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्तियां की जाती है। तो ऐसी जाती है। दूसरा देखिए विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां जो है इसमें क्या क्या है, विधायी शक्तियां आपकी, जैसे राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सत्र को आहूत कर सकते हैं, आहूत एवं सत्रावसान, इनको आप समझिए, देखिए सत्रावसान, ये आहूत शब्द अलग है और सत्रावसान शब्द अलग है। यानी कि संसद के दो सदन होते हैं, आपको ये तो पता है, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संसद के दोनों सत्रों को, दोनों सदनों को आहूत कर सकते हैं। आहूत यानी कि बुलाना, उनका जब सत्र चलता हो तो उनको बुलाना, ठीक है, आहूत कर सकते हैं। सत्रावसान यानी कि जब सत्र चल रहा हो उसी दौरान सत्र बंद कर सकते हैं, यानी कि उसको वहीं स्थगित कर देते हैं, सत्र को रोक सकते हैं। तो ये शक्तियां भी राष्ट्रपति जी के पास में है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भी राष्ट्रपति जी चाहे तो भंग कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये विधायी शक्तियों के अंदर आता है। राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सत्रों को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसमें अगला देखिए, राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मनोनीत कर सकते हैं। और लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय, लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय को नियुक्त कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। तो कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, 12। अब ये 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, ऐसे तमाम चीजों का उनको ज्ञान हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा में ये सदस्य मनोनीत कर सकते हो। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, 2। तो ये एग्जाम में इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सैन्य शक्तियां, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का या सैन्य प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति को पावर होता है सैन्य शक्तियों के बारे में। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी अभी आपको बताया था, फिर बता देते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर आते हैं। यानी कि
राष्ट्रीय आपातकाल में 3 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 352 यानी कि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। 356 यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आपातकाल लागू कर सकते हैं। और 360 में क्या होता है, संकट यानी कि भारत की स्थिति या वित्तीय स्थिति घाटे में चली गई हो, स्थिति गड़बड़ा गई हो, तो उसमें भी उस दौरान आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति को वीटो की शक्तियां, ये वीटो क्या है ये समझिए। वीटो यानी कि निषेधाधिकार। अब इसमें 3 प्रकार के वीटो होते हैं। एक होता है आत्यांतिक वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो और एक होता है जेबी वीटो, पॉकेट। जेबी मतलब उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जो वीटो हैं ये अलग अलग हैं, आप इसको समझिए। ये पहला आत्यांतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है जेबी वीटो। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनको समझिए आप पहले। किसी विधेयक को, आत्यांतिक वीटो के बारे में हम समझ रहे हैं, किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है उसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। निषेधाधिकार यानी कि कोई विधेयक पर सहमति प्रदान नहीं करना। निषेधाधिकार का मतलब मना करना, नहीं करना। तो आत्यांतिक वीटो में क्या करता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता हो उसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो में आप देखिए किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में या सदन में दोबारा भेजा जा सकता है, इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और जेबी वीटो क्या होता है, किसी विधेयक को समय नहीं है यानी कि किसी विधेयक को अनिश्चित समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेना, ये होता है जेबी वीटो। अब इसके बाद देखिए राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसी पर हम चलते हैं। क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। यानी कि भारत आजाद होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बने तो 1950 में पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और 1950 से लेकर 1962 तक लगातार ये 2 बार इन्होंने कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ये दोनों कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। ये चौथे चुनाव में ये पराजित हो गए थे, लेकिन 66वें चुनाव में ये वापस एकमात्र निर्विरोध रहे थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन रहे, तो नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है, ये क्वेश्चन आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। एक क्वेश्चन अभी जैसे आपका आता है वर्तमान में कि वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, तो द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनी है। और व्यक्ति क्रम में हम देखें कि जैसे भारत के कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अगर व्यक्ति क्रम में हम बात करें तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और अगर कार्यकाल में अगर बात करते हैं तो 16वें नंबर की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 कार्यकाल थे, इसलिए कार्यकाल में अगर बात करें तो 16वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं और अगर व्यक्ति में हम देखें तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल डिसाइन पब्लिक स्कूल छातीहेड़ा के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।